फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। डिस्कस करेंगे संस्कृत अभ्यास 2। संस्कृत की ये सेकंड क्लास है, ऐसे कह सकते हैं। इससे पहले फर्स्ट क्लास आपकी हो चुकी है और यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में सभी आने वाले क्वेश्चंस हैं। डिस्कस करेंगे आज संस्कृत के बारे में और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे आपको पीडीएफ फाइल वहां पर मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। और हमारे फेसबुक पेज से आप जुड़ सकते हैं एक्सपर्ट ओपिनियन फॉर टेट्स। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपको वीडियो अच्छी लगे, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना और सभी मित्रों के साथ शेयर करना। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो फ्रेंड्स, आपका जो संस्कृत है, सबसे पहली बात है कि आपका जो सीटेट है, सीटेट 2020, तो आपके सीटेट में 30 नंबर का संस्कृत पूछा जाता है। सेकंड लैंग्वेज लेते हैं आप, इसे चॉइस होती है आपके लिए इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना होता है। तो अगर आपने संस्कृत चूज़ किया है तो यहाँ से आपके ये है कंटेंट और पेडागोजी भी कराई जाएगी। इसमें से आपका 10 से 12 नंबर का पूछा जाता है, जो गद्यांश पद्यांश के रूप में आपसे पूछता है सीटेट। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं और मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आऊँगी। समथिंग 10 सेशन होंगे, जिसमें 10 से 12 नंबर कवर हो जाएंगे। डिस्कस करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, षण्वती हिंदी संख्या का बोधक है। तो ये बार बार पूछा गया, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ये सीटेट में भी पूछा गया, यूपी टेट में भी पूछा गया और अदर स्टेट के टेट में भी पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसे कह सकते हैं। तो आप इसका आंसर लगाएं, षण्वती ही हिंदी संख्या का बोधक है। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन थर्ड 96। 96 इसको कहते हैं, संस्कृत में इसको षण्वती ही कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डा का उच्चारण स्थान है। तो इस डा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मूर्धा। डा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। ये अस्मद शब्द जो है, इसका षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा होगा? इनमें से ऑप्शंस हैं आपके सामने। सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा फास्ट जो है सेशन को कर रही हूँ ख़त्म तक, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके जो है अपना आंसर लगा सकते हैं। और आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ 20 आपके कितने ठीक हुए, आप स्कोर बता कर जाएंगे कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स, आपको सेशन पसंद आए, क्लास अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, क्वेश्चंस की क्वालिटी पसंद आए, तो आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। यही हमारी आपसे क्या है डिमांड, एक मांग होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। बाकी का सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीडीएफ है और सभी नोट्स सब कुछ आपके लिए फ्री में है। आपकी सहायता के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे ऐसे ही। क्वेश्चन है आपका फोर्थ, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है। तो पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके सामने और यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पितरी। क्या होगा? पितरी। पितरी पितृ का सप्तमी बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पिता का रूप होता है, पिता का रूप चलता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ में समास है। तो नीलकंठ में कौन सा समास होगा? नीलकंठ में समास कौन सा होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं और मैं आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट भी बना रही हूँ, जिनसे कि आपके क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहेगी। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर दिशा देने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ बने रहें। ऑप्शंस आप देख सकते हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बहुब्री। नीलकंठ का विग्रह करने पर होता है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, यानी कि शिव का कंठ कैसा होता है? नीला होता है, इसलिए यहाँ बहुब्री समास होगा। और बहुब्री समास मतलब ये है कि जब जो आपका विशेषण और विशेष से दोनों से अलग होकर कोई विशेष अर्थ निकलता है किसी समास का, तो उसका क्या हो जाता है? बहुब्री समास हो जाता है। जैसे नीला है कंठ जिसका, सब कुछ छोड़ने के बाद एक विशेष अर्थ निकल के आया कि शिव, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यानी कि यहाँ नीलकंठ से तात्पर्य किससे है? शिव से है, इसलिए यहाँ बहुब्री समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्यंजन संधि का उदाहरण है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? व्यंजन संधि में ये शर्त होती है कि एक साइड में क्या है, व्यंजन होना चाहिए और एक साइड में भले ही स्वर हो, या दोनों साइड में व्यंजन हो, तब क्या होगा, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तो इसका सज्जन आंसर यहाँ पर सही होगा फर्स्ट ऑप्शन। सज्जन का जब हम विच्छेद करते हैं संधि तो सत धन जन आता है। सत धन जनः बराबर सज्जनः। ठीक है, सत धन जनः बराबर सज्जना। तो यहाँ पर आपने देखा व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं है। ठीक है, हलंत लगा हुआ है, यानी कि आ भी नहीं है, इसमें स्वर नहीं है। तो इधर व्यंजन है और इधर जा आपका व्यंजन है, और व्यंजन मिलकर भी व्यंजन संधि होगी। स्वर और व्यंजन मिलेंगे तब भी व्यंजन संधि होगी। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सज्जन में व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द कौन सा है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, और मैं बात करूंगी सिर्फ राइट आंसर की, और आपको जो है वीडियो पॉज कर लेनी है। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर स्पीड फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर लगा सकते हैं, और स्कोर आपको जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में। ये विशेष ध्यान रखें, जिससे मुझे पता लगे कि आपको सेशन कैसा लगा और कितनी चीज़ें आपकी समझ में आई। ठीक है, और कहाँ कहाँ आपकी कमियाँ हैं, कितनी तैयारी आपकी बेहतर और करानी है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वयम। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम कौन सा है? वयम है। जैसे आप इसका जो है सर्वनाम शब्द का रूप बोलकर देखेंगे, वो वाला सहा तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो वयम कौन सी वाली लाइन में आ रहा है? उत्तम पुरुष वाली लाइन में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। तो छंदानुगत शिक्षण प्रणाली किसकी होती है? तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, पद्य की। पद्य की छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। ठीक है, पद्य और गद्य आपने पढ़े हैं और आपके सीटेट में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। छंदानुगत होती है, छंदानुगत पद्य की होती है, और छंदयुक्त जो नहीं होती वो गद्य की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 9 है, कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो कादम्बरी ग्रंथ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार कंपटीशंस में पूछा जाता है। यहाँ सी टेट से ही मतलब नहीं, कोई भी स्टेट का टेट हो या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहाँ हिंदी और संस्कृत पूछी जाती हो, वहाँ पर ये आता है और बहुत बार आता है। और ये आपका हिंदी में भी पूछ लिया जाता है और संस्कृत में भी पूछ लिया जाता है। इसका सही आंसर है बाणभट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ है कादम्बरी। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से आप अगर पढ़ रहे हैं संस्कृत तो आपको हिंदी में भी हेल्प मिलेगी, और हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसमें संस्कृत में भी हेल्प मिलेगी। ये दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, हिंदी और संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुत्र का समास विग्रह होगा। राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो राजपुत्र का समास विग्रह क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्ञपुत्र है। यानी कि राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। और यहाँ समास अगर आपसे पूछा जाता कि कौन सा समास होगा तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, राजा का पुत्र। और कौन सा तत्पुरुष होगा? तो संबंध तत्पुरुष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ संस्कृत के भेद प्रभेदों में। वहाँ पर मैंने जो आपके साथ में डिस्कस किया है ना, वो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है हमारी संस्कृत के भेद प्रभेद वाली फर्स्ट क्लास, तो उसको देख लें आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए। 2 से 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए उस वीडियो को देखने के बाद। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? सही आंसर है 14। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कौन स्वर हश्य नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा स्वर है जो हश्य नहीं होता, कभी भी हश्य नहीं होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओ कभी हश्य स्वर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूप में समास है, तो अनुरूप में कौन सा समास होगा? तो अनुरूप में यहाँ पर सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर होगा अव्ययीभाव समास। अनुरूप में अव्ययीभाव समास होगा। अव्ययीभाव समास की पहचान के लिए एक ट्रिक मैं आपको बता दूं कि अव्ययीभाव समास के पहले हमेशा क्या लगा होगा? उपसर्ग लगा होगा। आप कोई भी इसका समास अगर करेंगे तो इसके आगे क्या लगा होगा? उपसर्ग लगा होगा। यानी कि जो है अव्ययीभाव का मतलब होता है अव्यय कर देने वाला। ठीक है, अनु उपसर्ग यहाँ लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी को कितने अध्यायों में बांटा गया है?
तो अष्टाध्यायी को भी मैंने आपको संस्कृत के भेद प्रभेदों में बताया है और इसको डिटेल में डिस्कस किया है, कितने अध्याय हैं, कितने पाद हैं, ठीक है, और क्या है, सब कुछ इसमें डिटेल में, कितने श्लोक हैं, सब कुछ डिटेल में उसमें बताया हुआ है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। तो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं या फिर अष्टाध्यायी को कितने अध्यायों में बांटा गया है, तो सही आंसर है यहाँ पर 8, ठीक है, 8 अध्यायों में इसको बांटा गया है, इसीलिए इसका नाम भी है अष्टाध्यायी, ठीक है। और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है या अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के 10वें अध्याय का नाम क्या है। ये प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस फास्ट करा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए ये नहीं होगा कि वहाँ आपको टाइम दिया जाए, वहाँ तो आपने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन देखे और तुरंत आपको आंसर लगाना, इतना टाइम नहीं होता कि आप उसके बारे में ज़्यादा देर तक सोचें, ठीक है। आपको प्रैक्टिस है इतनी फास्ट करनी है, इतनी फास्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाए जिससे कि आप एग्जाम में देखते ही क्वेश्चन को और आंसर सीधा टिक कर दो। इस तरीके से आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए। क्वेश्चन है, गीता के 10वें अध्याय का नाम क्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विभूति योग। विभूति योग गीता के 10वें अध्याय को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकुहु विसर्जिया नाम, अकुहु विसर्जिया नाम डैश पद को भरिए। तो एक सूत्र है ये अकुहु विसर्जिया नाम, और यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है, जल्दी से सोचिए क्या आएगा यहाँ पर। ये बार बार पढ़ा होगा आपने ये सूत्र, और इस सूत्र को पढ़ने के बाद में एक चीज है जो आपको बिल्कुल कंफर्म क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा सी, कंठा। अकु विसर्जिया नाम कंठा, ठीक है, अकु विसर्जिया नाम कंठा आएगा यहाँ पर। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके कंठ से उच्चारित होने वाले आपके वर्ण हैं वो सब इसमें समाहित हैं, यानी कि आ और कु जो आपका वर्ग है, कु वर्ग है व्यंजनों का, वो सभी इसमें आ जाते हैं कंठ में, यानी कि का, खा, गा, घा और अणा, है ना, और आ और हा आपका, ठीक, ये सभी क्या हैं, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं। तो इसका सूत्र है ये कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों का, अकुहु विसर्जिया नाम कंठा। आगे बढ़ेंगे, और आपके विसर्ग भी कहाँ से उच्चारित होंगे, सभी कंठ से होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अष्टाध्यायी में समास है। तो अष्टाध्यायी ये लिखा हुआ है, शब्द है आपके सामने, इस रूप में ये शब्द है, तो इस शब्द में कौन सा समास है अष्टाध्यायी में, आप आंसर लगाएंगे जल्दी से। और सही आंसर है इसका द्विगु। द्विगु समास में क्या है आपका 99.9% ये ट्रिक लागू होती है कि जहां पर संख्यावाची पहले आता है वहां पर द्विगु समास होता है। और आप अष्टाध्यायी में देख सकते हैं कि पहले अष्ट मतलब कि 8 की बात हो रही है, तो अष्टाध्यायी में कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु। और इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह करने पर क्या निकलता है, 8 अध्यायों का समूह, तब होगा अष्टाध्यायी, यानी कि द्विगु समास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में कितने कांड हैं, रामायण में कितने कांड हैं। तो सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है, सभी लोगों को पता होगा, सही आंसर है सप्त। मैं अभी बेसिक चीजें लेकर आई हूँ, ये मत सोचना कि ऐसे ही ये बस पहली क्लास थी, पहली क्लास आपकी भेद प्रभेदों की थी, ये दूसरी क्लास है, इसमें बेसिक चीजें आपके सामने डिस्कस हुई। फिर भी जो है आपका ऐसा नहीं है कि आपके 20 में से 20 सही हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें फंसाने वाले भी मैं लेकर आई हूँ। तो रामायण में कितने कांड हैं, सप्त कांड हैं, 7 कांड हैं इसमें, ठीक है, सही आंसर है 7 कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है। मैंने भेद प्रभेदों में आपसे प्रयत्नों के बारे में डिस्कस किया था। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न, और यहाँ बात हो रही है स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है। तो प्रयत्न में जितने भी प्रयत्न होते हैं आभ्यंतर और बाह्य, उनके अंदर क्या है, और सभी में किसी में उच्चारण स्वरों का हुआ है, किसी में व्यंजनों का, किसी में हर्ष स्वर का, और किसी में जो है आपके अंतस्थ व्यंजनों का हुआ है, और किसी में आपके ऊष्ण का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बात है कि स्वरों का उच्चारण कौन से प्रयत्न में हुआ है, आपको बताना है सही आंसर। और सही आंसर की बात करें, सही आंसर है विव्रत। अगर आपसे पूछा जाए
कि विव्रत प्रयत्न में किसका उच्चारण हुआ है, तो स्वरों का उच्चारण हुआ है। या ऐसे पूछे स्वरों का उच्चारण कौन से प्रयत्न में हुआ है, विव्रत में हुआ है। किसी भी तरीके से पूछे आपको ध्यान रखना है स्वरों का उच्चारण कौन से में हुआ है, विव्रत में हुआ है। और इसकी एक ट्रिक आप लगा सकते हैं, जैसे स्वा में पहले क्या है, आधा सा और वाह आ रहा है, और विव्रत में शुरुआत में वाह है, तो यहाँ पर भी वाह है और यहाँ पर भी वाह है। तो ध्यान रख लेंगे कि स्वरों का उच्चारण किस में होता है, विव्रत प्रयत्न में होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए आज का, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, इसमें अव्यय पद कौन सा है। ईश्वर सर्वत्र अस्ति, इसमें अव्यय पद कौन सा है, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये है आपके लिए आज का होमवर्क। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से लगा देंगे, अच्छे से लगा देंगे। तो इसका आंसर आपको लगाना है, उपयुक्त तो सभी होगा, ईश्वरः होगा, सर्वत्र होगा या अस्ति होगा। एक ये क्वेश्चन और एक अष्टाध्यायी किसने लिखी, ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने आज 20 क्वेश्चन को डिस्कस किया। आपको क्लास कैसी लगी, मेरी मेहनत कैसी लगी, आप बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कम से कम 3 मित्रों के साथ शेयर करें, और उन 3 मित्रों से कहें कि वो भी अपने 3 मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे ये कड़ी लंबी हो सके और हम डिमोटिवेट ना हो। हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक शेयर से, और कुछ नहीं मिलता, बस मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक राधे राधे, टेक केयर, ख्याल रखें अपना, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।